जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं सब्सक्राइब करने में, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली। अब देखिए जो ये वर्ड है रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली का मतलब होता है कि ये एक ऐसी लो लाइन या लो लैंड वैली होती है जो कि देखने को मिलती है कहाँ पर, दो हाई माउंटेन्स के बीच में, मतलब दो पहाड़ों के या हाई लैंड जो होते हैं उनके बीच में कोई एक रास्ता निकल रहा है, उसको कहते हैं। देखिए जैसे आपका सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश के आसपास में ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ये विंध्यास की पहाड़ियाँ हैं, इसके बीच का जो एरिया है यहाँ पर जो फ्लो होता है बेसिकली रिवर का, दिस ये बनाती है क्या है, ये बनाती है आपकी रिफ्ट वैलीज, ठीक है। रिफ्ट वैली बनाती है, ठीक है। मतलब दो हाईलैंड्स के बीच में जो भी रिवर्स आपकी फ्लो होंगी या लो लैंड पड़ेगा, ठीक है, वो कहलाता है आपका बेसिकली रिफ्ट। और रिफ्ट को एक और नाम से जाना जाता है रिफ्ट वैली या फिर फॉल्ट, फॉल्ट के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सी रिवर जो है वो रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है, रिफ्ट वैली के थ्रू कौन सी बहती है। देखिए रिफ्ट वैली में बहने वाली जो रिवर्स हैं बेसिकली जो सतपुड़ा और विंध्यास के आसपास से आती है इनके रास्तों से, तो एक तो उनमें से है आपकी नर्मदा, ठीक है, जो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। देन इसके बाद है दामोदर रिवर, दामोदर रिवर भी आपकी इन्हीं पहाड़ियों में से या रिफ्ट वैलीज के थ्रू ही निकलती है। देन हमारी आती है ताप्ती रिवर, ठीक है, ताप्ती रिवर। तो ये तीनों रिवर जो है बेसिकली इस तरीके की रिफ्ट से होकर गुजरती है, ठीक है। और एक और रिवर है माही रिवर, ठीक है, माही रिवर। तो माही रिवर भी जो है वो इसी तरीके के वैलीज को, रिफ्ट वैलीज को फॉलो अप करती है, जो दो पहाड़ों के बीच से होकर निकलती है, ठीक है। तो कौन कौन सी है, देखिए गंगा तो नहीं है, ताप्ती है, दामोदर है, ये दो ऑप्शन तो बनते हैं आपके, है ना, दो तो हैं, बी और सी इज द करेक्ट आंसर, बट दो तो हम ले नहीं सकते, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, मोर देन द अबव, ठीक है। मोर देन वन ऑफ द अबव, इन एक से ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पर कई करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, ताप्ती दामोदर। यहाँ पर नर्मदा और माही भी इंक्लूडेड है बट यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये चारों रिवर्स जो है वो थ्रू द रिफ्ट वैली फ्लो होती हैं, आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन चेन इन इंडिया। यंगेस्ट माउंटेन चेन कौन सी है इंडिया के अंदर। तो देखिए यंगेस्ट माउंटेन चेन जो है वो कौन सी है, हिमालयंस की, हिमालयन माउंटेन रेंज जो है दिस इज द यंगेस्ट माउंटेन चेन, ठीक है। और ये बनती है बेसिकली कैसे, ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स है, टू टेक्टोनिक प्लेट्स के मर्जर से, ठीक है, मतलब प्लेट के कोलिजन की वजह से ये माउंटेन जो है वो फॉर्म हुए हैं, ठीक है। अब अगर जो हम बात करें कि यहाँ पर कुछ पीक्स के बारे में, हिमालयन माउंटेन रेंज के अंदर बहुत सारे हाईएस्ट पीक जो है दुनिया के देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर जो हम बात करें कि यहाँ पर पूरी माउंटेन रेंज के अंदर जो पूरा आपका हिमालयन माउंटेन रेंज है, जो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश इंक्लूडिंग द चाइना पार्ट भी, जहाँ पर चाइना का भी जो जो हिस्सा है, तो इन सभी पूरे रेंज में बेसिकली माउंटेन्स जो है वो किसी एक कंट्री के तो नहीं है, कंट्री के अंदर में है तब तो ठीक है, बट बॉर्डर्स पे है तो दोनों कंट्रीज का शेयर रहता है हिस्सा, है ना। तो यहाँ पर कई सारे हाईएस्ट पीक देखने को मिलते हैं, जैसे एक है नंगा प्रभात, ठीक है, नंगा प्रभात, एंड नामचा बरुआ, नामचा, सॉरी दूसरा है नामचा बरुआ, ठीक है। तो ये दोनों जो है दीज आर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पॉइंट्स ऑफ द हिमालयाज, ठीक है। नंगा प्रभात आपका जो है जम्मू कश्मीर के एरिया में आपको देखने को मिलेगा। नामचा बरुआ ये वही प्लेस है जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, मतलब स्ट्रेट जाते हुए जैसे तिब्बत से होते हुए यहाँ से आ रही थी, फिर ये यू टर्न लेती है जब, तो जिस पॉइंट से अरुणाचल प्रदेश इंडिया में एंटर करती है दैट प्लेस इज कॉल्ड एज नामचा बरुआ, ठीक है। ये हिमालयन रेंज में ही पड़ता है पूरा, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट जैसे कि आपको पता है कि सबसे हाईएस्ट पीक आपकी हिमालयन रेंज के अंदर देखने को मिलती है, और जिसकी जो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है दैट इज 8848 मीटर्स, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली है। और ये कहाँ पर आपको लाइन करता है, दिस इज लाई इन नेपाल, ठीक है, ठीक है, नेपाल के अंदर ये लाई करता है, ठीक है। और हिमालय से बहुत सारे ग्रेट रिवर्स का सोर्स भी आपको देखने को मिलता है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं।
हिमालय इज द करेक्ट आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन, सॉरी, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो बिहार के अंदर पहला इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर कौन सा था। फर्स्ट इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर वो था बिहार हेराल्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और बिहार हेराल्ड जो है इसको स्टार्ट किया था गुरु प्रसाद सेन ने। गुरु प्रसाद सेन ने, ठीक है। और कब शुरू किया था? ये किया था 1875, 1875 के अंदर इसे शुरू किया गया था, ठीक है। और ये तो हो गया वीकली। अगर जो कभी ये पूछा जाए कि वीकली की जगह, मतलब दिस इज अ वीकली न्यूज़पेपर, अगर जो हम बात करें यहाँ पर डेली न्यूज़पेपर की, पहला डेली न्यूज़पेपर इंग्लिश का, ठीक है, बिहार के अंदर कौन सा था डेली न्यूज़पेपर? वो था आपका बिहार हेराल्ड, ठीक है। देखिए ये जो है द बिहार हेराल्ड, दैट इज द वीकली न्यूज़पेपर, ठीक है। ओके, नॉट बिहार हेराल्ड, दैट इज द सर्च लाइट, ठीक है। सर्च लाइट जो है वो बिहार के अंदर सबसे पहला डेली न्यूज़पेपर था इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन है। बिहार के अंदर कि जो कौन कौन से लीडर्स थे उनका एक्चुअली नाम दिया हुआ है। ये प्लेसेस है बिहार के अंदर, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और वहाँ पर ये लीडर्स के नाम दिए हुए, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, नॉट ढूंढना है, पूछा है यहाँ पे। जो करेक्टली मैच नहीं है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो जो देखिए रोहतास से तो कौन थे, यहाँ से थे अमर सिंह। करीम नहीं थे, यहाँ से थे अमर सिंह, ठीक है। अमर सिंह जो थे लीडर थे यहाँ से 1857 के विद्रोह के दौरान, ठीक है। अरावल, ठीक है। तो नॉट करेक्टली पूछा था, तो आपको एक तो ये मिल गया अमर सिंह वाला, ठीक है। और फिर हम बात करें यहाँ पर अगर जो छपरा की, देख अरावल की बात कर रहे थे, अरावल में हेतम सिंह थे, बिल्कुल ये करेक्टली मैच है। छपरा में मोहम्मद हुसैन खान थे, बिल्कुल ये भी सही है। जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, ठीक है। ये नाम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस भी है। जगदीशपुर से कौन से थे? कुंवर सिंह, ठीक है। कुंवर सिंह और साथ में इनके अमर सिंह, ये दोनों लोग साथ में थे, ठीक है। बट स्पेशली अगर जो रोहतास की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ अमर सिंह थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रोहतास जो है अमर सिंह, ना कि अली करीम। अब हम कुछ और नामों की बात कर लें ना, जो जैसे जो लोग और जगह थे, जैसे पटना से कौन था? पटना से भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस और उनके लीडर्स जहाँ से वो लोग एसोसिएटेड थे। तो पटना से जो थे वो लीडर थे अली खान, पीर अली खान, बेसिकली पीर अली खान। और जो नाम था यहाँ पर अली करीम, ठीक है। ये जो अली करीम लिखा हुआ था, तो ये पटना से थे बेसिकली, ठीक है। अली खान और अली करीम जो थे, ये दोनों लोग पटना से थे। और एक जगह थी नवादा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नवादा से थे नाना सिंह, ये नाना साहेब नहीं है, नाना साहेब अलग है, नाना सिंह। और हैदर अली खान, ये दोनों लोग थे यहाँ पर नवादा से, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बचती है आपकी राजगीर, ठीक है। तो राजगीर से थे मेहंदी अली खान, ठीक है। एम ए खान या मेहंदी अली खान। हुक्को सिंह, ठीक है। और यहाँ पर थे मुंकू सिंह, ये तीनों लोग बेसिकली यहाँ पर थे, ठीक है। तो ये 3 एडिशनल पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिए। बाकी करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रोहतास जो थे अमर सिंह यहाँ पर थे, 1857 के लीडर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसामू अकाशी। देखिए नाम से आपको लग रहा है ये कहाँ का होगा। ये देखिए इस तरीके के नाम जो है ना जनरली आपको जापान के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको होता है ना, कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कहाँ का बंदा हो सकता है ना। इसामा आकाशी, इस तरीके के नाम जो जनरली, ठीक है, चाइनीज़ या नॉर्थ कोरिया में भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, बट जनरली ये जापान के नामों से रिसेंबल करता है, ठीक है। ओके, इसामू अकाशी हु पास्ड अवे रिसेंटली was the awarded by नोबेल प्राइज। देखिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, तो ये इनकी अभी रिसेंटली क्या हुई है, मृत्यु हो गई है। बेसिकली करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इन्हें किस फील्ड में अवार्ड मिला है, ठीक है। ये एक भौतिकी मतलब फिजिस्ट थे, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ही इज द जापानीज फिजिस्ट, ठीक है।
जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, कब मिला था? 2014 के अंदर। ही गॉट द नोबेल प्राइज़ इन 2014। और जिनका अभी नोगोया जापान, जो नोगोया जगह है, नोगाया या नोगोयो, ठीक है, नोगोयो जापान के एक जगह अंदर एक जगह है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी अप्रैल 2021 के अंदर। देखिए पिछले साल इसी महीने अप्रैल के महीने में इनकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। ये इस टाइम पर 92 ईयर्स के थे जब इनकी ये मृत्यु होती है। अब इनको नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में मिला, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानना है कि भाई इन्होंने जो डेवलप किया था एक ब्लू एलईडी लाइट डायोड, जो एलईडी आप यूज़ करते हैं ना, लाइट एमिटिंग डायोड जिसे आप कहते हैं एलईडी, तो उसमें ब्लू कलर कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली ब्रेक थ्रू उसका इन्होंने डिस्कवर किया था, उसकी फाइंडिंग की थी, ठीक है। तो जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ 2014 के अंदर दिया गया, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बजट, जो पिछले साल का यूनियन बजट आया था 21-22 का, ठीक है, उसके अंदर जो कस्टम ड्यूटी है ऑन कॉटन इंक्रीज कर दी गई थी फ्रॉम नील। पहले क्या थी, कॉटन पर कस्टम ड्यूटी 0 लगती थी, अब उसको क्या कर दिया गया था, इंक्रीज कर दिया गया था। कितना इंक्रीज किया गया था? देखिए इंक्रीज करने के पीछे इसके दो उद्देश्य थे। कस्टम ड्यूटी रिलेशन जो होता है, तो उससे क्या होगा कि जो इंडिया को हेल्प मिलेगा ग्लोबल वैल्यू चेंज के अंदर, और एक्सपोर्ट जो है यहाँ का बेटर होगा, ठीक है। तो इसके लिए कस्टम ड्यूटी जो है कॉटन के ऊपर इंक्रीज कर दी गई थी अप टू 10%, ठीक है। तो 10% कहाँ है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ, ऑप्शन बी, ठीक है। ये तो था कॉटन के ऊपर। और एक और चीज़ पर इम्पोर्ट जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ाई गई थी, वो था रॉ सिल्क या सिल्क यान, ठीक है। रॉ सिल्क जो कच्चा सिल्क है, ठीक है, या फिर आपका जो सिल्क यान है, सिल्क से बने हुए कपड़े वगैरह सब चीज़ें, सिल्क यान, इन सभी पर जो पहले 10% लगता था टैक्स, इन ये आपका कस्टम ड्यूटी, उसे इंक्रीज करके 15% कर दी गई। इसमें 5% की वृद्धि देखने को मिली। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा कॉटन के लिए दैट इज 10%। नेक्स्ट है द टर्म सुपेस वॉज इन रिसेंटली न्यूज, ठीक है। सुपेस क्या होता है? ये एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका नाम है सुपेस। दिस इज लॉन्च बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ताकि ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो जजेस हैं वो अपनी जजमेंट्स पर रिसर्च करनी हो, या मतलब देखो ना कई बार कि रेफरेंस लेना पड़ता है, मतलब किसी कोई केस चल रहा है तो केस का रेफरेंस आपको प्रीवियस केसेस में लेना पड़ता है कि भाई प्रीवियस केस में ऐसा क्या हुआ था, क्या एविडेंस थे, क्या जजमेंट दी गई थी। तो वो रेफरेंस लेने के लिए जो एक डाटाबेस बेसिकली तैयार किया जाता है, ठीक है। तो वो एक डाटाबेस प्रोग्राम एक ये है जिसके अंदर कोर्ट में जो जजेस है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं कि उस केस, सिमिलर केस अगर जो कोई आता है किसी केस से रिलेटेड, तो उसमें क्या क्या वर्डिक्स हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ रही पास्ट में, क्या किया गया और अब क्या किया जा सकता है प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से। ये एक जजमेंट नहीं होता, बस दिस बेसिकली एक तरीके का पोर्टल है जो गाइड करता है, मतलब एक रास्ता दिखाता है जजेस को, ठीक है। और इसकी शुरुआत करी थी उस टाइम के तत्कालीन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, एस ए बोबडे, ठीक है, एस ए बोबडे ने, ठीक है। और करंट टाइम पर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? वो है एस वी रमन्ना, ठीक है, एस वी रमन्ना, ठीक है। तो दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था। अभी इन केस कभी ये पूछा जाए कि सुपेस का फुल फॉर्म क्या होता है, सुपेस, ठीक है। तो सुपेस का फुल फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुपेस है ना, एस यू, ठीक। तो इसका अगर जो हम बात करें फुल फॉर्म की, दैट इज सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस, देखिए सु लिख लेता हूँ मैं से, है ना, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट नॉट असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, ठीक है, इसे कहते हैं सुपेस, ठीक है जी। जो बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स या लॉज के बारे में जो बहुत सारी होती है ना, कि देखिए इतने सारे लॉज हैं, इतने क्लॉज हैं, सबको याद तो नहीं रहता ना, भाई सुप्रीम कोर्ट का जज है तो ऐसा तो है ना कि पूरी वो 40-50 किताबें पूरी रटी पड़ी है उसको, ही हैज़ टू बी रिफर फ्रॉम समवेयर।
सो वो रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये एक पोर्टल उनकी सुविधा के लिए बनाया गया ताकि जो जजमेंट है वो मोर एफिशिएंट बन सके। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फास्ट पेट्रोल वेसल वॉज रिसेंटली गिफ्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बाय इंडिया। एक पेट्रोल वेसल है, मतलब पेट्रोल वेसल एक तरीके से ये आपकी जो पेट्रोलिंग होती है नाइट में, आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में पुलिस जो व्हीकल है इधर ऑन बाइक और देयर कार पेट्रोलिंग करते हैं, मूवमेंट रखते हैं कि भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई समस्या तो नहीं है। तो उसी तरीके से एक पेट्रोल वेसल है जो ओशंस के अंदर, जो कोस्ट गार्ड बेसिकली या नेवी इस्तेमाल करती है, जो चेकिंग के लिए भाई सब ठीक ठाक है, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, इस काम के लिए। तो इस काम के लिए इंडिया ने एक रिसेंटली एक 100 करोड़ का एक पेट्रोल वेसल जिसका नाम है PZ जोरोस्टर जोरोस्टर PZ जोरोस्टर, ये भेज दिया है। देखिए पूछेंगे ना दिया किसको, दिया किसको, गिफ्ट किया है। ठीक है, ये दिया है सेसल को। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ डी यहाँ पे। ठीक है, सेसल, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सेसल्स को ये दिया गया है, और ये दिया गया है ड्यूरिंग द एक वर्चुअल सबमिट हुई थी जिसमें PM नरेंद्र मोदी और सेसल के जो प्रेसिडेंट थे वेवल रामकलावान रामकलावान, ठीक है, रामकलावान जो थे वेवल सेसल के जो प्रेसिडेंट है, इनकी एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने शायद प्रस्ताव रखा, तो उसके बाद मोदी जी ने कहा कि भाई ठीक है हम आपको दे देंगे। और PS जो PS सॉरी नॉट PZ, दैट्स PS। ठीक है, पेट्रोल सॉरी PS जोरास्टर, जोरास्टर जो है ये एक भारत के द्वारा बना हुआ, मेड इन इंडिया के तहत बना हुआ चौथा बोट डेवलप्ड एक वेसल है। ठीक है, दिस इज मेड बाय इंडिया, मेड बाय या मेड इन इंडिया वाला जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसके तहत बना हुआ ये एक आपका पेट्रोल वेसल है। ठीक है, और जिसे बनाया है, देखिए इसके, देखिए ये तो हो गया फोर्थ। अगर जो हम बात करते हैं पेट्रोल वेसल की तो चौथा हो गया। तो इससे पहले वाले कौन से, तो वो भी हम जान लेते हैं। देखिए इससे पहले जो था PS टोपाज पेट्रोल वेसल एक बनाया था हमने भारत में, वो बनाया था 2005 के अंदर। दूसरा था PS कांस्टेंट, PS कांस्टेंट बना था 2014 के अंदर। देन आपका एक और था PS, दैट इज आई थिंक उसका नाम था PS बोट, PS पेट्रोल बोट, पेट्रोल बोट हर्मीज, हर्मीज। ठीक है, ये बना था 2016 के अंदर। देखिए 1 2 3 और ये लास्ट में बना है जिसे भारत ने दे दिया। ये 4 पेट्रोल वेसल्स भारत ने बनाए हैं मेड इन इंडिया के तहत। ठीक है, और यहाँ पर जो ये बोट है बेसिकली, देखिए लिखिए पेट्रोलिंग करनी है भाई। देखो समुद्र में पेट्रोल करोगे तो बाइक पे थोड़ी करोगे, कोई ना कोई तो बोट होगा या कोई शिप होगा छोटा सा। तो ये लगभग 48 मीटर्स का, 48 मीटर्स की लेंथ का एक पेट्रोल बोट है जो बनाया है किसने, किसने बनाया है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बनाया है गार्डन रिसर्च शिप इंजीनियरिंग ने, ग्रीस ने, जिसे आप ग्रीस के नाम से जानते हैं, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, कोलकाता के अंदर है, कोलकाता के अंदर है। ठीक है, कोलकाता के अंदर है, और इसको 100 करोड़ की लागत से बनाया गया है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। किसने बनाया है इस पेट्रोल वेसल को, ग्रीस ने, सेसल को दिया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड विद नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर। ठीक है, किसको ये अवार्ड दिया गया बेसिकली, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लेटर। ठीक है, ये अवार्ड जो है बेसिकली किसको मिला है, ये मिला है ये देखिए एक्चुअली ये जो अवार्ड है ना, दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कहाँ का, फ्रांस का, दैट इज फ्रांस। ठीक है, फ्रांस का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये दिया गया है गुमीत मोंगा को। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, गुमीत मोंगा। ये कौन है, ही इज द फिल्म मेकर, ये एक फिल्म मेकर है। ठीक है, जिन्हें ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इससे पहले भी देखिए, ये तो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है फ्रांस का, अब ये तो इनको अभी मिला है, मतलब अभी पिछले 21 साल 2021 के टर्म में इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। बट अगर जो हम बात करें, अगर जो कहा जाए कि भाई ये अवार्ड जो है फ्रांस का जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर, ये अवार्ड इससे पहले कितने भारतीयों को मिल चुका है। इससे पहले यह शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, नंदिता दास,
आपके पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और अनुराग कश्यप, नहीं केशवन, अनुराग केशवन, इन सभी लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है। फिर देखिए नेक्स्ट है, which among the following countries became the first to ratify the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement 9 अप्रैल 2021। पिछले साल लगभग एक साल पहले ये जो किस कंट्री ने जो पहली बार रेटिफाई किया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को, वो कंट्री थी आपकी सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। और ये जो एग्रीमेंट है इसे शॉर्ट में कहा जाता है RCEP। ठीक है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो किया था किसने, सिंगापुर ने। ठीक है, नेक्स्ट है चार्ल्स चुंग। चार्ल्स चुंग जो है गुस्से के, ये बेसिकली जो एक पर्सन है, इनकी रिसेंटली क्या हुई है, मृत्यु हो गई है। ठीक है, ये कौन है बेसिकली, ये पूछा गया है। तो ये एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, अमेरिकन बिजनेसमैन एंड जो होता है कंप्यूटर साइंटिस्ट। ठीक है, कंप्यूटर साइंटिस्ट, अमेरिकन बिजनेसमैन एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट। देखिए यहाँ पर जो मैच बन रहा है दैट इज ऑप्शन सी, कंप्यूटर साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये जो थे चुक, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, एक अमेरिकन बिजनेसमैन, जिनकी अभी रिसेंटली क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। अब ये नाम इम्पॉर्टेंट क्यों है, इम्पॉर्टेंट ये नाम इसलिए है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बेसिकली जो एक फाउंडिंग की थी ग्राफिक्स और जो पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है वो इन्होंने बनाई थी, जिसका नाम था एडोब लिमिटेड, एडोब लिंक। ठीक है, इंक। ठीक है, INC। एडोब जो कंपनी है या ग्रुप है, और ये किसके साथ बनाई थी, इनके साथ में थे एक जॉन वॉर्नॉक, जॉन वॉर्नॉक, इनके साथ 1982 के अंदर। जो आप एडोब यूज़ करते हैं ना, एडोब रीडर, ठीक है, तो एडोब वाला जो प्रोग्राम्स है बेसिकली सॉफ्टवेयर को बनाने वाले यही लोग थे। और इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किसके अंदर, इन द डेवलपमेंट ऑफ PDF। जो आप यूज़ करते हैं ना आजकल, PDF पढ़ते हैं हम लोग, PDF में कंटेंट पढ़ते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, कई सारी चीज़ें रहती हैं PDF के अंदर। तो PDF का फुल फॉर्म होता है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, तो उसको डेवलप करने वाले भी यही थे, चुक। ठीक है, आपको पूरा नाम याद ना रहे तो चार्ल्स चुक या चार्ल्स गेसिंग चुक, ठीक है, इस तरीके का नाम आपको कहीं दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन है, एडोब के फाउंडर हैं या PDF को बनाने वाले ये वही आदमी हैं। ठीक है, और इन्हें नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी भी दिया गया था, नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी 2009 के अंदर। ठीक है, एडोब फोटोस्क्रिप्ट जो है ये एडोब का पहला प्रोडक्ट है। ठीक है, कभी पूछा जाए कि एडोब जो ग्रुप बना है, देखिए एडोब के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं आज की डेट में, है ना, तो और हर साल एक नया वर्जन भी आता है। तो इसके अंदर जो सबसे पहला प्रोडक्ट बना था एडोब के अंदर, वो बना था एडोब पोस्ट स्क्रिप्ट बनी थी सबसे पहले। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखना है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड बिजनेसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग won the bronze in the Asian weightlifting championship। देखिए एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो पिछले साल 2021 के अंदर अप्रैल में आयोजित हुई थी, तो वहाँ पर किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वो जीता था मीराबाई चानू ने। ठीक है, आपको ध्यान होगा मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा, ये सभी लोग जो थे, तो मीराबाई चानू इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इन्होंने लिफ्ट किया था जो वेट, जो शी लिफ्टेड द वेट ऑफ 205 kg का जो वेट है ये इन्होंने लिफ्ट किया था, जिसमें 86 kg जो किया था स्नैच किया था, स्नैच्ड। ठीक है, और 119 kg का जो वेट था वो था क्लीन एंड जर्क के साथ में। ठीक है, क्लीन एंड जर्क कैटेगरीज होती हैं इसके अंदर, तो ये उस कैटेगरीज के अंदर आता था, बट टोटल वेट था 205 kg का। इससे पहले ही इन्होंने अपने ही एक पुराना रिकॉर्ड था कुछ दिनों पहले का, उसको खुद से ही ब्रेक कर दिया। बोलते ना कि जो रिकॉर्ड होता है ना, बनाए इसलिए जाते हैं ताकि उसको कोई तोड़े। अब ये अपने रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ देती हैं। अब इन्होंने इससे पहले एक रिकॉर्ड बनाया था 203 kg का, 203 kg का जो वेट लिफ्टिंग वाला था, ये था नेशनल चैंपियनशिप हुई थी एक कोलकाता के अंदर, नेशनल चैंपियनशिप कोलकाता के अंदर हुई थी। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था 203 kg का। उसके बाद फिर जब 2021 के अंदर ये जो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई, यहाँ पर इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया 205 kg के साथ में।
ठीक है। और साथ ही जब इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया, मतलब तो साथ ही इन्होंने अब एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया, न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया 119 केजी का, ठीक है, इन क्लीन एंड जर्क कैटेगरी, स्पेशली इन द वुमेन्स की कैटेगरी में, ठीक है। और वुमेन्स में भी 49 केजी इनका जो वेट है, दैट इज 49 केजी, 49 केजी वेट अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। मीराबाई चानू इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 के अंदर किसने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पदभार संभाला है। देखिए करंट टाइम पर, देखिए 21 से पहले की बात करें तो वहाँ पर थे सुनील अरोड़ा। अब जो बने हैं इस टाइम पर, और करंट टाइम पर भी वही है, सुनील चंद्र, ठीक है। सुनील चंद्र जो है वो बने हैं, ये अपॉइंट हुए थे 12 अप्रैल 2021 को एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया, आपको पता ही है, लग गया है, सुनील अरोड़ा को। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, सुनील चंद्र अभी हैं, सुनील अरोड़ा बाद में थे। इफ इन केस कभी कंफ्यूजन होना है तो उसको इस तरीके से ध्यान रखिए, ए पहले आता है, सी बाद में आता है, तो ए पहले थे, सी बाद में है, ठीक है। तो इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कई बार सेम नेम है ना, सुनील सुनील, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, अरोड़ा अभी हैं या पहले थे, कई बार समटाइम्स मे बी हैपन। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए ए अल्फ़ाबेट से लीजिए, जो इनका सरनेम है, ए आपका पहले आएगा, सी बाद में आता है, तो सी वाले अभी होंगे, बाद में आएंगे, और ए वाले पहले हो चुके हैं, ठीक है। और इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, बेसिकली अपॉइंटमेंट तो जो आपका पदभार अपॉइंट हुए थे इसमें, और इनका जो टाइम पीरियड है, बेसिकली जो इनका टर्म खत्म हो रहा है वो 14 मई को हो रहा है, 14 मई 2022 को, मतलब अभी जो अगले महीने ये है रिटायर हो जाएंगे ये, ठीक है, क्लियर। तो ये एक IRS ऑफिसर थे, ठीक है, 1980s के बैच के एक IRS ऑफिसर हैं। और इनसे पहले एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एक चंद्रा से पहले, जो सुनील चंद्रा, इनसे पहले कौन सा एक IRS ऑफिसर था जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर आया। वो थे TS रामा, TS नॉट रामा, दैट इज TS कृष्णमाचारी, नॉट मचारी, कृष्णमूर्ति, सॉरी नॉट मचारी, कृष्णमूर्ति, ठीक है, TS कृष्णमूर्ति। ये भी एक IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में वर्क कर चुके हैं। तो IRS ऑफिसर थे जो भी इलेक्शन कमिश्नर के पद पर अपॉइंट हुए थे, कब, 2004 के अंदर, ठीक है, 2004। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। वर्ल्ड इन 2030, दुनिया 2030 में पब्लिक सर्वे रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा रिलीज की गई। ये बेसिकली रिलीज की गई है यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म जो होता है, ये होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दिस इज द यूनेस्को। इसकी शुरुआत हुई थी 1945 में, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। उसके बाद बेसिकली हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलते हैं पेरिस, फ्रांस के अंदर, ठीक है। और ये एक रिपोर्ट सर्विस पब्लिश की गई है, रिलीज की गई है, वर्ल्ड इन 2020 यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। और इस रिपोर्ट में क्लाइमेट चेंज और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज के बारे में कई सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अंदर जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आई थी, उसके अकॉर्डिंग पोजीशन बतानी है आपकी पटना सिटी की। पटना जो शहर है आपका शहर, उसकी पोजीशनिंग बतानी किस रैंक पर आता है इन द लिस्ट ऑफ विद द पॉपुलेशन मोर देन द 10 लाख। 10 लाख से ऊपर के जो शहर हैं, है ना, जिन शहरों की पॉपुलेशन 10 लाख के ऊपर है, उन सिटीज़ में से पटना शहर की जो रैंकिंग है वो कौन सी है, ये आपको बताना है, यहाँ पर पूछा गया है। और बेसिकली अगर जो हम बात करें ना, ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट जो है, ये पब्लिश कौन करता है, ये रिलीज करता है अर्बन हाउसिंग और अर्बन मिनिस्ट्री, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग जो है इसे रिलीज करता है, ठीक है। ये मार्च 2021 में आई थी, मार्च 2021 के अंदर ये रिपोर्ट पब्लिश हुई। और पटना शहर का जो रैंक था यहाँ पर, ये था 33। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 33वीं रैंक पर था पटना शहर, ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन 10 लाख के ऊपर वाले को कंसीडर किया गया, ठीक है। अगर जो हम बात करें यहाँ पर कि ये तो 10 लाख के ऊपर हो गई, अगर जो उन शहरों की बात करें जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख से लेस है, ठीक है, पॉपुलेशन आर लेस देन 10 लाख, 10 लाख से कम वाले जो पॉपुलेशन वाले शहर हैं, उनकी जब हम बात करते हैं ठीक है, तो उन शहरों में यहाँ पर जो भागलपुर है,
भागलपुर की जो रैंक थी दैट इज 38th रैंक, दैट इज भागलपुर, भागलपुर, ठीक है, भागलपुर की रैंक 30 और 62 रैंक थी यहाँ पर आपकी मुजफ्फरपुर की, मुजफ्फरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर, ठीक है, दरभंगा के आसपास का इलाका है मुजफ्फरपुर, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 33, पटना शहर की रैंक 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ग्राम उजाला योजना वॉज स्टार्टेड। जो ग्राम उजाला योजना है ये बिहार के भोजपुर जो शहर है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से शुरू की गई थी। कब की गई थी? ऑन 15 मार्च 2021, ठीक है। आपका आप देखो कुछ लोगों के दिमाग में नहीं ये आ रहा होगा कि ये करंट अफेयर तो भाई 1 साल पुराने, ये थोड़ी आएंगे, ये क्यों नहीं आएंगे ये बताइए। आपका जो एग्ज़ाम हुआ था पिछला वो आपका दिसंबर आई थिंक 2020 के आसपास में हुआ था, 21 में तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, होना था ये वाला जो पोस्टपोन होकर यहाँ पहुँचा है ना। तो भाई इंपॉर्टेंट है, पिछले 1 साल का करंट अफेयर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 15 मार्च 2021 का है, भोजपुर के अंदर ये हुआ था। और ये जो आपका ग्राम उजाला योजना है दिस इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है ये, ठीक है, बिहार के भोजपुर के अंदर। इसके अंदर ये था कि इस योजना का में था क्या, पहले तो ये भी बताओ कि इस योजना के अंदर 5 बल्ब दिए जाएंगे, 5 बल्ब जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। 5 बल्ब कौन कौन से? देखिए एक तो 9 वॉट के जो बल्ब होते हैं, अब ये बल्ब बल्ब नहीं होते, दैट इज कॉल्ड द एलईडीज, ठीक है, वो प्रोवाइड किए जाएंगे 9 वॉट के और 12 वॉट के। 12 वॉट के ये दो कैटेगरीज के अंदर बल्ब एलईडीज प्रोवाइड की जाएंगी एट द रेट ऑफ 10 रुपए के रेट में। 10 रुपए में आप 9 रुपए का 9 वाट का एलईडी ले जाओ या 12 वाट का एलईडी लो, जो ले चाहिए आपको 10 रुपए में ले जाओ, ऐसी वाली कोई सेल वाली टाइप की जो स्कीम होती है ना, ये वो लगाई गई थी, ठीक है। अब इसकी जो कॉस्ट है इस बेसिकली प्रोग्राम की, ग्राम उजाला योजना, ताकि ग्रामीण लोग जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा एलईडी का इस्तेमाल करें, ताकि लाइट का कंजप्शन कम हो और जो इफेक्ट है लाइटिंग है जो प्रॉपरली वो आपको देखने को मिले। तो इस स्कीम को बेसिकली इसकी जो कॉस्ट है वो मीट मतलब आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो फंड करती है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपकी फंड कर ही रही है, साथ में ये कार्बन क्रेडिट फंड ऑफ यूनाइटेड नेशन, कार्बन क्रेडिट फंड जो है यूनाइटेड नेशन का, वहाँ से भी इसका कुछ पैसा आएगा। मतलब ये दोनों का मिला हुआ एक योजना है, स्पॉन्सर्स है, कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, कुछ दे रहा है यूनाइटेड नेशन यहाँ पर, ठीक है। तो ये शुरू हुई थी भोजपुर बिहार में, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पार्ट नंबर 20 के, ठीक है। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे। तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं अगर जो वीडियो अच्छा लगा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भैया, सब्सक्राइब नहीं करते यार, बहुत बुरा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो वीडियो देखने के बाद भी, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।